नमस्कार दोस्तों। डेट आज की 24 जुलाई 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। तीन इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे करप्शन से संबंधित। अन्ना आंदोलन हुआ था करप्शन के अगेंस्ट, तो नीट पेपर लीक भी है, ये भी एक करप्शन का ही एग्जाम्पल है। यूथ काफी ज्यादा गुस्से में है करप्शन के अगेंस्ट, तो करप्शन के बारे में इशू हम डिस्कस करेंगे। दूसरा आर्टिकल नाटो से संबंधित है, नाटो में क्या कुछ चल रहा है और उसका इंडिया के ऊपर क्या इंपैक्ट है। फिर तीसरा आर्टिकल आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट शटडाउन से संबंधित। इंडिया में इंटरनेट शटडाउन काफी ज्यादा हो रहे हैं, क्या प्रोविजंस हैं, सारे डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। तीनों इश्यूज तीनों इंपॉर्टेंट। ये टेलीग्राम चैनल है जो आप ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल करप्शन से संबंधित है। इज करप्शन द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडियाज फ्यूचर? क्या भ्रष्टाचार जो है भारत के फ्यूचर के लिए सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा खतरा है? आप सिलेबस में जीएस पेपर 4 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, शुरुआत करते हैं एक बेसिक से सवाल से। करप्शन होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बताता हूं। मिसयूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर प्राइवेट गेन। जब देखो आपको जनता की सेवा के लिए पावर मिली है, पोस्ट मिली है, कुर्सी मिली है, लेकिन आप उस पोस्ट का इस्तेमाल करने लगते हो अपनी जेब भरने के लिए या फिर अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए, तो वो करप्शन है। देश में देखो जब भी बड़ा स्कैम होता है ना, तो जनता सड़कों पे आ जाती है। और आज से देखो 15 साल पहले भी 2011 में आपको याद हो तो, मतलब उस समय आप छोटे थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट हुआ था उस समय 2011 में। और उस मूवमेंट ने ना पूरे देश को हिला दिया था। उस वक्त कौन से मुद्दे थे? उस वक्त 2G स्कैम, कोल ब्लॉक एलोकेशन, वो सारे मुद्दे थे। आज देखो नीट पेपर लीक के अगेंस्ट भी इसी प्रकार का गुस्सा जनता में देखने को मिल रहा है, खास करके युवा लोगों में। और देखो ये सिर्फ करप्शन नहीं है, ये तो सीधा सीधा देश के जो युवा लोग हैं उनके विश्वास का मर्डर है। गुन्नार मेडल ने ना एक फेमस बात बोली थी जो आप मेंस के आंसर्स में यूज कर सकते हो। इनकी बुक का नाम था एशियन ड्रामा। इन्होंने बोला था करप्शन इज कैंसर। करप्शन एक कैंसर के समान है जो गरीब से चुराता है, जो इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देता है और जो डेमोक्रेसी का जो फैब्रिक है उसे भी नष्ट कर देता है। तो करप्शन इतनी खतरनाक बीमारी है। सरकार देखो कहने को यह कहती है कि हमने सब डिजिटलाइज कर दिया है और अब करप्शन खत्म हो गया है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं क्या यह सच है? आंसर है नो। देखो दो तरह के करप्शन होते हैं, एक पैटी करप्शन, दूसरा सिस्टमिक करप्शन। पैटी करप्शन क्या होता है? पैटी करप्शन देखो जो आम आदमी डेली लाइफ में फेस करता है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए गए, सामने वाले ने ब्राइब मांग ली। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए गए, सामने वाले ने ब्राइब मांग ली। तो ये क्या है? ये पैटी करप्शन है। दूसरा है सिस्टमिक करप्शन। सिस्टमिक करप्शन वो होता है जो पूरे स्ट्रक्चर में घुसा हुआ है। स्ट्रक्चर में जैसे मतलब पॉलिसी बनाते वक्त वहां पे किसी से साठ गांठ हो गई, समझ गए? जैसे मान लो रोड कंस्ट्रक्शन से संबंधित कोई पॉलिसी बनाई जा रही है और वो स्पेशली किसी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बना दी, जैसे क्रोनी कैपिटलिज्म होता है। पॉलिटिशियंस का किसके साथ में नेक्सस? कॉर्पोरेट ग्रुप्स के साथ में। प्रोक्योरमेंट में जैसे मान लो आर्म्स प्रोक्योर कर रहे हैं, वहां पे कमीशन ले लिया, तो ये सब है सिस्टमिक करप्शन। तो राइटर ये बोलते हैं डिजिटलाइजेशन से देखो ये बात सच है कि फेस टू फेस कॉन्ट्रैक्ट तो कम हुआ है, लेकिन इसने ना एक नई दिक्कत खड़ी कर दी है, वो है डिजिटल डिवाइड। आपको पता ही है, देखो इंडिया के गांव में ना आज भी लोग, बहुत सारे लोग, कहने को उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन लर्निंग आउटकम वैसे भी पता है आपको कितनी कम रहती है, तो उन्हें उतना अच्छे से इंटरनेट वगैरह नहीं चलाना आता। इवन कई बार तो ऐसे भी लोग हैं उनके पास इंटरनेट नहीं है। अब देखो उन्हें राशन कार्ड बनवाना है या फिर गवर्नमेंट स्कीम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, उन्हें नहीं आता ऑनलाइन फॉर्म भरना भाई। वो क्या करते हैं? वो लोकल साइबर कैफे जाते हैं और वहां पे साइबर कैफे वाले को 500 रुपए देते हैं अपना फॉर्म भरने के लिए। तो पहले जो ब्राइब सरकारी बाबू लेता था, वो अब पैसा जो है, ब्राइब कह लीजिए, पैसा कह लीजिए, वो अब मिडल मैन ले रहा है। तो डिजिटलाइजेशन ने करप्शन का जो चेहरा है वो बदल दिया है, करप्शन खत्म नहीं हुआ है। फिर एक और मिसिंग लिंक राइटर बताते हैं, ग्रीवेंस रेड्रेसल, मतलब समस्याओं को एड्रेस करने वाला मैकेनिज्म नहीं है। सरकार ने देखो पोर्टल तो बना दिया, लेकिन मान लो आपका काम नहीं होता है तो कंप्लेंट कहां पे करें?
जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मेरा एक दोस्त था, उसने क्या लिया, उसने गाड़ी ली। तो गाड़ी का ना, उसने नंबर के लिए अप्लाई किया। तो गाड़ी के नंबर के लिए अप्लाई किया, तो भाई हुआ क्या, आ ही नहीं रहा नंबर, आ ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा। तो मेरा एक दोस्त था एसडीएम, अपना स्टूडेंट था ओनली एस का। मैंने उसे बताया कि यार ऐसा ऐसा है, नंबर के लिए उसने अप्लाई किया, आ ही नहीं रहा, बहुत परेशान हो रहा है गाड़ी का नंबर। तो उसने बोला रुको मैं फोन करता हूँ। आप मानोगे नहीं, जैसे ही फोन कट हुआ 5 मिनट के अंदर अंदर नंबर आ गया। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये नंबर के लिए अप्लाई किया था, लोकल जो भी वो क्लर्क था, बाबू था, वो पैसों की उम्मीद कर रहा था कि ये परेशान होंगे, मेरे पास में आएंगे पता करने के लिए और मैं पैसे मांगूंगा, इनका काम कर दूंगा। तो ये तो मैं आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस बता रहा हूं। और ये क्यों होता है, वही राइटर बताते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि डिजिटलाइजेशन तो आपने कर दिया, लेकिन टाइम बाउंड सर्विस वाला बिल नहीं है। आपने रोक नहीं लगाई डिपार्टमेंट के ऊपर कि हाँ भाई 10 दिनों के अंदर अंदर किसी का नंबर आना चाहिए गाड़ी का। तो डिजिटलाइजेशन का फायदा तब होगा जब आप क्या करोगे, टाइम बाउंड सर्विस के लिए बिल लेके आओगे। 2014 में ये टाइम बाउंड सर्विस के लिए बिल आया था, टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ सर्विस बिल 2014, लेकिन ये पास नहीं हो उसका। तो भाई अभी ऑनलाइन कोई भी बंदा अप्लाई कर दे, उसको रिप्लाई नहीं आता, बस चलता रहता है ऐसे ही, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं होता। तो दिक्कत ये है ना, ये ला पास होना चाहिए था, नहीं हो पाया। फिर आगे चलते हैं। आरटीआई देखो, एक बहुत बढ़िया रेवोल्यूशन था, सही बताऊं तो बहुत ही बढ़िया रेवोल्यूशन था। आरटीआई 2005 में आया था। पहले सरकारी बाबू से पूछो रोड कब बनेगा, रोड पास हुआ है या नहीं हुआ है, कोई रिप्लाई नहीं करता था। लेकिन आरटीआई ने लोगों को एक हथियार दे दिया कि उनके इंटरेस्ट से जुड़े इश्यूज पे वो सरकार से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि रोड अप्रूव हुआ है या नहीं हुआ है। भाई बताओ तो सही, क्या सिचुएशन है, टेंडर दिया तो किसको दिया, कितने में रोड बना, सब कुछ जनता मांग सकती थी इंफॉर्मेशन के तौर पे। एक सही में रेवोल्यूशन था। बहुत सारे स्कैम भी एक्सपोज हुए आरटीआई के थ्रू, व्यापम स्कैम, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम, इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा। इंडिया में ना हर साल 60 लाख जो आरटीआई हैं वो फाइल होती हैं, और ये वर्ल्ड में हाईएस्ट हैं। लेकिन आरटीआई को भी देखो कमजोर कर दिया गया है पिछले कुछ समय में। जैसे आपको बताता हूं, 2023 में ये एक्ट आया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। अब वैसे तो देखो इस कानून का मकसद था लोगों की प्राइवेसी को बचाना, लेकिन इस कानून ने आरटीआई को कमजोर कर दिया। इस एक्ट का सेक्शन कौन सा, सेक्शन छोड़ दीजिए। इस एक्ट ने क्या किया, आरटीआई के सेक्शन 8 क्लोज 1 इसको कमजोर कर दिया। क्या लिखा हुआ है आरटीआई सेक्शन 8(1)(j) में? पहले रूल देखो ये था, अगर कोई इंफॉर्मेशन पब्लिक एक्टिविटी से जुड़ी है ना तो उसे छुपाया नहीं जा सकता। अगर किसी की प्रॉपर्टी की डिटेल्स चाहिए तो मिल जाती थी, क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में थी। बट अब किसी पब्लिक सर्वेंट की प्रॉपर्टी डिटेल्स भी मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये चीज डीपीडीपी एक्ट 2023 में आ गई है। यानी इस एक्ट के थ्रू अकाउंटेबिलिटी को कमजोर कर दिया गया है। समझे? गिरीश रामाचंद्रा देश पांडे केस एंड केएस पुट्टास्वामी जजमेंट, इन दोनों जजमेंट्स का यूज किया जा रहा है अकाउंटेबिलिटी को ब्लॉक करने के लिए, ना कि जेन्युइन प्राइवेट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर आप लोकपाल देख लीजिए। 2001 में जब अन्ना मूवमेंट हुई थी तो उसका एक मकसद था लोकपाल लेके आना, बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन लोकपाल ठंडे बस्ते में पड़ा है। ऑलमोस्ट जीरो कन्विक्शन है लोकपाल का पिछले इतने सालों में। हर साल 50-60 करोड़ रुपए लोकपाल के इंस्टीट्यूशन पे खर्च होते हैं, और एक भी बंदे का कन्विक्शन नहीं हुआ है लोकपाल के थ्रू। सोच के देखो, ऑलमोस्ट जीरो कन्विक्शन है। सीबीआई, ईडी, ये एजेंसीज तो अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी हैं, क्योंकि इनका यूज किया जाता है अपोजिशन को दबाने के लिए। बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड हो गई हैं ये एजेंसीज। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी में पोस्ट खाली पड़ी हैं इतने समय से, अंटिल सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंस। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया कि भाई पोस्टें भरो, अदरवाइज तो पोस्ट खाली पड़ी थी इतने समय में। और हमारे देश में जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो भी पूरी तरह से ओपेक है, सरकार अपने बंदों को लगा देती है इन क्रिटिकल पोस्ट पे भी।
रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में इंडिया का स्थान कितना है? 79th है। और ये रूल ऑफ लॉ इंडेक्स रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट करता है। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट एक्ट 2018 का सेक्शन 17A ये कहता है ना तो पुलिस ना सीबीआई किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट इंक्वायरी कर सकती करप्शन के केस में बिना सरकार की अप्रूवल के। सोच के देखो, सरकार की अप्रूवल की आवश्यकता है किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट इंक्वायरी करनी है तो। अब सरकार अप्रूवल देती नहीं है, सरकार बचाती है उन पब्लिक सर्वेंट्स को। तो कुल मिला के देखो, करप्शन इसलिए नहीं बंद हो रहा है क्योंकि ये ऑल प्रॉफिट नेग्लिजिबल रिस्क एक्टिविटी हो गई है। सबको लगता है कि यार कुछ नहीं होता, ना जेल जाना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा तो 10-20 दिन के लिए जाना पड़ेगा, रिश्वत देके छूट जाएंगे। इसलिए लोग करोड़ों रुपए का घोटाला करते हैं। वो कहते हैं कि यार पूरी लाइफ तो सेट है, पैसा कमाते हैं ना। अगर उनके मन में डर ही नहीं है तो भाई करप्शन नहीं रुकेगा कभी भी, आपको डर पैदा करना पड़ेगा। ये देखो, ये 1980 से लेके 1984 के बीच, 1980 से लेके 1984 के बीच में, एक तो देखो डेटा इतना पुराना है, इतना डेटा पुराना तो मत यूज करिएगा। लेकिन ये सीबीआई वाले डेटा देते ही नहीं है क्योंकि देखो इन्होंने कन्विक्शन नहीं किए और इन्होंने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उन्होंने बहुत कम दिन जेल में बिताए। अब ये चीजें ये खुद की थोड़ी ना बताएंगे, इससे साबित हो जाएगा इनकी परफॉर्मेंस खराब है। इसलिए ये तो बाहर के जो एनजीओज वगैरह हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स वगैरह हैं, वो स्टडी करते हैं, थिंक टैंक वगैरह, और वो पब्लिक में रिलीज करते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है भाई? जुडिशियल टाइम लिमिट होनी चाहिए कि 1 साल के अंदर अंदर करप्शन के जो केसेस हैं उनमें फाइनल डिसीजन आए। 90% केसेस का जो फैसला है फास्ट ट्रैक कोर्ट में होना चाहिए। डीपीडीपी एक्ट अमेंडमेंट को आप रोल बैक करो क्योंकि इससे आरटीआई कमजोर हुआ है। अपॉइंटमेंट ट्रांसपेरेंट करो। इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, लोकपाल के हेड हैं, सीबीआई के डायरेक्टर हैं, सरकार अपने बंदे ना लगाए। ट्रांसपेरेंट ढंग से इनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, न्यूट्रल ढंग से। मीडिया की अकाउंटेबिलिटी आप फिक्स करो। मीडिया तो आज के समय में देखो पता नहीं क्यों बहुत ही ज्यादा, क्या बोलूं मैं, आपको पता ही है, जनता के इश्यूज उठाते ही नहीं है ये। अच्छे चैनल्स की जरूरत है हमारे देश में, लेकिन वो वाली बात है, मॉडल में ही कमी है ना। एडवर्टाइजमेंट का इतना, इन मॉडल एडवर्टाइजमेंट का रेवेन्यू आता नहीं न्यूट्रल ढंग से इतना, तो ये सारे जो न्यूज चैनल्स है ना, ये सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। सरकार से इनको एडवर्टाइजमेंट मिलती है, ये पैसा कमाते हैं, फिर ये बोलते हैं कि यार क्या करें, ठीक है पैसा हमारा बन रहा है, ठीक है। तो आत्मा बेच चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। इंस्टीट्यूशनल सबवर्जन, डिजिटल डिवाइड एज ए ब्राइब मल्टीप्लायर, ऑल प्रॉफिट नेग्लिजिबल रिस्क एक्टिविटी। कुल मिला के करप्शन इसलिए बढ़ता है क्योंकि भाई रिस्क नहीं लगता पब्लिक ऑफिशियल्स को। उनको लगता है कि यार कोई पूछने वाला नहीं है, विन विन सिचुएशन है। तो 2019 में ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, 2020 में आरटीआई से संबंधित पूछा, और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको अटेम्प्ट करना है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंटरनेट शटडाउन से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट तो देखो आपको पता लगी गया होगा, बार बार क्या बताऊं। कंटेक्स्ट यही है, अभी जो सीजीपी का प्रोटेस्ट चल रहा है ना, इसमें सरकार ने इंटरनेट शटडाउन करवा दिया। तो ये कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मुद्दा इंपॉर्टेंट है। तो इस स्टेप की निंदा हुई, ये वो चीजें ठीक है। पहले बेसिक समझते हैं। जो इंटरनेट शटडाउन होता है वो देखो 3 टाइप का होता है। सबसे पहले टोटल ब्लैकआउट, पूरा इंटरनेट नेटवर्क बंद कर देना, ये होता है टोटल ब्लैकआउट। फिर होता है थ्रोटलिंग। थ्रोटलिंग मतलब जैसे इंटरनेट की स्पीड 5G से घटा के आपने 2G कर दी, एक वेबसाइट भी ढंग से नहीं चलेगी। फिर है टारगेट ब्लॉकिंग। टारगेट ब्लॉकिंग मतलब आप स्पेसिफिक वेबसाइट्स ब्लॉक कर दोगे, जैसे आपने व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया, इंस्टा ब्लॉक कर दिया, ये सब चीजें आप ब्लॉक कर देते हो। तो ये 3 टाइप के इंटरनेट शटडाउन होते हैं। सामान्यतः देखो ये जो शटडाउन्स हैं ये पॉलिटिकल रैलीज, वायलेंट प्रोटेस्टर्स, या फिर धर्म के आधार पे जो दंगे वगैरह हो जाते हैं ना, उस समय यूज होते हैं ये शटडाउन्स। लेकिन आजकल ना प्रिवेंटिव मेजर्स के नाम पे इंटरनेट शटडाउन बहुत ज्यादा आम हो गया है, बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। कानून की बात करें, पहले देखो इंटरनेट शटडाउन ना सरकार के द्वारा किया जाता था इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्शन 5 क्लोज 2 के अंतर्गत। ये ऊपर देखो,
पहले तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के सेक्शन 5 क्लोज 2 के तहत इंटरनेट शटडाउन किया जाता था। साथ में देखो 2017 के रूल्स भी यूज होते थे, टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल 2017। अब ये जो कानून था ना 1885 वाला, ये अंग्रेजों के जमाने के कानून था। लेकिन सरकार ने क्या किया, 2023 में एक नया एक्ट लेके आ गई सरकार, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023। अब जो इंटरनेट शटडाउन होता है वो इस 2023 के एक्ट के अंतर्गत जो रूल्स बनाए गए हैं ना, टेलीकॉम टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ सर्विसेज रूल्स 2024, इन रूल्स के अकॉर्डिंग अब होता है। कंडीशन क्या है? कानून तो देखो ये कहता है कि इंटरनेट तभी बंद होगा जब पब्लिक इमरजेंसी हो या फिर पब्लिक सेफ्टी का मसला हो। लेकिन देखो एक सिंपल प्रोटेस्ट जो है वो इंटरनेट शटडाउन का ग्राउंड नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा होता है, सरकार कर देती है। प्रोसीजरल सेफगार्ड्स क्या हैं इंटरनेट शटडाउन में? ऑर्डर रिटन में होना चाहिए, ऑर्डर पब्लिक में पब्लिश में होना चाहिए, एरिया और ड्यूरेशन जो है वो स्ट्रिक्टली लिमिटेड होनी चाहिए कि सिर्फ इतने एरिया में इंटरनेट शटडाउन होगा, सिर्फ इतने समय के लिए होगा। जैसे 2024 के जो रूल्स हैं ना, इसके मुताबिक एक ऑर्डर मैक्सिमम 15 दिन तक वैलिड रहेगा, इसके बाद नहीं रहेगा। और सरकार को यह चेक करना होगा कि इंटरनेट शटडाउन के अलावा भी क्या कोई और लेस रिस्ट्रिक्टिव रास्ता है या फिर नहीं है। इंटरनेट शटडाउन तो लास्ट चॉइस होनी चाहिए। लेकिन देखो ये सेफगार्ड्स नाम नाम के हैं। प्रॉब्लम कहां पे आती है? कानून देखो नया आ गया है, लेकिन सिस्टम अभी भी पुराना चल रहा है। आज भी देखो कई सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ऐसी हैं जो 2023 के एक्ट और 2024 के रूल्स का यूज नहीं करते इंटरनेट शटडाउन के लिए। आपको हैरानी होगी, अभी वो 1885 के एक्ट और 2017 के रूल्स का इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट शटडाउन के लिए। आप एग्जांपल देख लो, बरेली में इंटरनेट शटडाउन हुआ, मणिपुर में, दोनों जगह पे 2017 के रूल्स अप्लाई किए गए, ना कि 2023 के। अब 2000 आप बोलोगे सर पुराने रूल्स क्यों लगाए जाते हैं? पुराने रूल्स इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि भाई पुराने रूल्स थोड़े कम सेफ गार्ड वाले हैं। पुराने रूल्स में अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स होती ऑफिशियल्स की, सरकार की। नए रूल्स थोड़े रिस्ट्रिक्टिव हैं, नए रूल्स में अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है, तो इसलिए पुराने रूल्स अप्लाई कर दो, नए लगाओ ही ना। समझ गए? बहुत कॉमनली पुलिस जो है वो जैमर का यूज करती है इंटरनेट ब्लॉक करने के लिए, और रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं करती कि कब कब जैमर का इस्तेमाल वो कर रही है, कुछ बताती भी नहीं है, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। सुनने में देखो आपको अजीब लगेगा, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में ना इंटरनेट शटडाउन्स सबसे ज्यादा हैं। और इंटरनेट देखो आपकी लाइफ की ना आज के समय में हर एक एक्टिविटी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर सकता है। कैसे? आपको खाना मंगवाना है, इंटरनेट नहीं है, आप नहीं मंगवा सकते। आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, गूगल नहीं चल रहा, नहीं यूज कर सकते इंटरनेट। तो मतलब हर एक लाइफ की जो एक्टिविटी आज के समय में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंटरनेट से जुड़ी हुई है। अब ये कुछ डेटा है जो आप यूज कर सकते हो। एक्सेस नाउ की 2025 की रिपोर्ट है, ये कहती है कि इंडिया में ना 2025 में 12 स्टेट्स में 65 शटडाउन्स हुए, और अभी 2026 में टोटल 24 शटडाउन हो चुके हैं। सिंस 2012 जम्मू एंड कश्मीर में 449 शटडाउन हुए हैं, राजस्थान में 115 शटडाउन हुए हैं। तो डेटा काफी ज्यादा डरावना है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है इंटरनेट शटडाउन के बारे में? सुप्रीम कोर्ट ने देखो 2020 में जजमेंट दिया था अनुराधा भसीन केस में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था राइट टू इंटरनेट जो है वो फंडामेंटल राइट है। ये आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 19(1)(g) के अंतर्गत आता है। क्योंकि देखो जब इंटरनेट शटडाउन होता है तो भाई लोग ट्रेड नहीं कर पाते, गिग वर्कर्स हैं, उनकी तो रोजी रोटी छिन गई ना। समझे? तो इसलिए राइट टू इंटरनेट एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में यह भी बोला था शटडाउन तभी करो जब बहुत ज्यादा जरूरी हो और अनअवॉइडेबल हो, और प्रोपोर्शनल शटडाउन करो। थोड़े समय के लिए करो, थोड़े एरिया में करो, जितनी जरूरत है उतना ही करो। ब्लैंकेट शटडाउन मत कर दो बड़े एरिया में और कई दिनों के लिए, नहीं। ये देखो इनडेफिनेट शटडाउन नहीं होना चाहिए कि आपने टाइम भी नहीं बताया और आगे कई सारे दिनों के लिए आपने शटडाउन कर दिया। अब आपको याद आएगा 2 महीने बाद, अच्छा अरे इंटरनेट शटडाउन था, अरे चालू करो चालू करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। बताओ
पहले से। हर एक ऑर्डर को रिव्यू किया जाए मल्टी मेंबर कमेटी के द्वारा 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। ऑर्डर्स को पब्लिश किया जाए, पब्लिक को बताया जाए ताकि सिटीजन्स उन ऑर्डर्स को कोर्ट में चैलेंज कर सकें। तो ये हमने इंटरनेट शटडाउन से संबंधित आर्टिकल डिस्कस किया। ये कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, ये 2021 में यूपीएससी ने पूछा, ये 2017 में, और ये पोटेंशियल क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है, इस पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो देखो नाटो से संबंधित है, और आप ना सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो बेसिक्स की बात करते हैं। नाटो है क्या? नाटो देखो एक पॉलिटिकल मिलिट्री अलायंस है। 1949 में बना था। जब बना था उस समय तो सिर्फ 12 मेंबर्स थे। कोल्ड वॉर के टाइम बना था। ऑब्जेक्टिव उस समय यह था सोवियत यूनियन के बढ़ते प्रभाव को रोकना, सोवियत यूनियन के एग्रेशन को काउंटर करना। आज 2026 की बात करें तो मेंबर्स की संख्या बढ़ के 32 हो गई है। और इनका एक आर्टिकल 5 है कलेक्टिव डिफेंस वाला, यानी एक पे हमला होता है तो सब पे हमला माना जाएगा। समझ गए? अगर एक नाटो कंट्री पे अटैक होता है तो बाकी सारी कंट्रीज उसकी मदद के लिए आगे आएंगी। फिर एक ये टर्म याद रखना, अभी आएगा आगे, डीआईबी, डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस। डीआईबी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो ये है एक देश का पूरा इकोसिस्टम, पूरा नेटवर्क। नेटवर्क मतलब इकोसिस्टम, मतलब कि उस देश में फैक्ट्रीज, लैब्स, कंपनीज और स्किल्ड वर्कर्स सब मिलकर काम करते हैं देश के हथियार बनाने के लिए और उनको मेंटेन करने के लिए भी। समझ रहे हो? यूं समझ लीजिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का बेस। अब देखो करंट कंटेक्स्ट तो ये है, कुछ दिनों पहले ना नाटो का समिट हुआ था 7 और 8 जुलाई को। टर्की के शहर अंकारा में ये समिट हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि पिछले साल यानी 2025 में हेग में, नीदरलैंड में जो नेटो का समिट हुआ था ना, उसका रिव्यू करना, उसकी आउटकम को रिव्यू करना और पिछले एक साल में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ है उसको एनालाइज करना। समझ गए? तो ये ऑब्जेक्टिव था। अब क्या कुछ निकल के आया? देखो इस अंकारा के समिट में ना डोनाल्ड ट्रंप भी थे, यूएस के राष्ट्रपति। उन्होंने ज्यादातर अपना टाइम अमेरिकन वेपन्स और अमेरिका की स्ट्रेटेजी की तारीफ करने में लगाया। इसके बावजूद नाटो की मीटिंग को ना एक सक्सेसफुल माना जा रहा है। क्यों सक्सेसफुल माना जा रहा है? 4 बड़े कमिटमेंट निकल के आए नाटो के समिट से। पहला, आयरन क्लैड आर्टिकल 5। सभी 32 देशों ने ना ये कसम खाई है कि भाई जो हमारा कलेक्टिव डिफेंस है वो जारी रहेगा। समझ गए? यानी पहले बोला जा रहा था कि टूट गया है नाटो का जो कलेक्टिव डिफेंस है, फ्रैक्चर हो गया है, वो सब उन सब डाउट्स को साइडलाइन करते हुए नाटो ने अपने समिट में बोला कि हमारा जो आयरन क्लैड वाली पॉलिसी है, आर्टिकल 5 है, एक पे हमला सब पे हमला, वो जारी रहेगा। फिर दूसरा, हेग डिफेंस कमिटमेंट। अब देखो ये सबसे बड़ा गेम चेंजर था। कैसे? पहले ना नाटो देशों का टारगेट ये था कि अपनी जीडीपी का 2% डिफेंस पे खर्चा करना, लेकिन देखो इस बार के समिट में यह डिसाइड हुआ कि इसे बढ़ा के 5% किया जाए। सोच के देखो, पहले 2% था कि नाटो के मेंबर कंट्रीज अपने जीडीपी का 2% डिफेंस पे खर्च करेंगे, लेकिन अब इसे बढ़ा के 5% कर दिया गया है। लेकिन कब तक करना है? यह चीज 2035 तक करनी है, 2035 तक। यूक्रेन के लिए सपोर्ट दिखाया गया इस समिट में और बोला गया कि नाटो जो है यूक्रेन की मदद करेगा बॉर्डर्स को डिफेंड करने में। और सबसे लास्ट में एक चीज जो डिसाइड हुई, यूरोप वाइड डीआईबी, मतलब यूरोप में डिफेंस वेपन्स का मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाया जाएगा पूरा, कि वर्कर्स हों, स्किल्ड वर्कर्स हों, इकोसिस्टम हो, रिसर्च लैब हो, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हो, सब हो। ऐसा इकोसिस्टम डिफेंस से संबंधित यूरोप में बनाया जाएगा। अब इनको एनालाइज करते हैं। देखो रशिया का आर्गुमेंट ये है कि नाटो एक्सपेंशनिस्ट ग्रुप है। नाटो ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप के देशों को अपने में मिला रहा है। ये देखो ठीक वैसा ही आरोप है जैसे मान लो इंडिया बोले इंडियन ओशियन के देशों को चाइना अपने ग्रुप में मिला रहा है, तो इंडिया इससे खुश तो नहीं होगा। तो ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप, ट्रेडिशनली ये रशिया के इन्फ्लुएंस वाले देश हैं। ये अगर नाटो में जाएंगे तो जाहिर तौर पे रशिया असहज महसूस करेगा।
2022 में रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया, एक आरोप यह था कि भाई तुम नाटो में क्यों शामिल हो रहे हो, नाटो में शामिल हो रहे हो इसका मतलब तो तुम हमारे पड़ोसी देश हो, कल को तुम्हारा नाटो का इन्फ्लुएंस तुम्हारे ऊपर, यानी नाटो तो हमारे दरवाजे तक पहुंच गया, हम ये चीज कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर हमला किया ना, बल्कि ये बैकफायर कर गया रशिया को। कैसे? फिनलैंड स्वीडन जैसे देश जो पहले न्यूट्रल थे वो नाटो में शामिल हो गए, तो बल्कि नुकसान हो गया रशिया को। नाटो का काउंटर क्या है? नाटो का काउंटर ये है, हम अडेप्ट कर रहे हैं बदलती सिचुएशन के हिसाब से, एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। नाटो कह रहा है कि पहले हम सोवियत यूनियन के अगेंस्ट आए थे, लेकिन अब 9/11 का हमला, हम टेररिज्म, इन सब के अगेंस्ट काम भी करते हैं, तो इसलिए हम बदलती सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट कर रहे हैं। बहाना है, जाहिर तौर पे बहाना है। अब एक चीज देखो, एक मैंने आपको बताया ना, इस नाटो समिट में एक चीज ये डिसाइड हुई कि जो डिफेंस इकोसिस्टम है वो मजबूत किया जाए यूरोप में। उसका रीजन ये है, यूरोप में एम्युनिशन प्रोड्यूस करने की फैसिलिटी उतनी ज्यादा है ही नहीं अभी। थोड़ा बहुत एम्युनिशन मैन्युफैक्चर करने की कैपेसिटी है, ज्यादा है ही नहीं। सोच के देखो, कल को युद्ध हो गया यूरोप का, तो ये तो इनको तो मजबूरी में हथियार खरीदने पड़ेंगे सारे के सारे यूएसए से। खुद के पास, इनके पास में कैपेसिटी नहीं है डिफेंस वेपन्स प्रोड्यूस करने की। और यूएसए के खुद के वेपन्स खत्म हो गए, मतलब खत्म का मतलब सारे खत्म नहीं हुए, लेकिन जैसे एग्जांपल देता हूं, यूएस ने ईरान के अगेंस्ट 850 टॉम होक क्रूज मिसाइल्स को यूज किया, और यूएस के पास कैपेसिटी जानते हो कितनी है? एक साल में सिर्फ 85 टॉम होक मिसाइल्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है। यानी एक छोटे से वार में, अभी तो वार इतना लंबा चला भी नहीं, एक छोटे से वार में यूएसए ने पिछले 10 साल में जो मैन्युफैक्चर किया था वो यूज कर लिया एकदम से। कल को चाइना के अगेंस्ट युद्ध हो गया तो भाई इनके पास में तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, इवन यूएसए के पास में भी नहीं है इतनी ज्यादा। आज यूएसए के पास में एयर डिफेंस मिसाइल्स, प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस, आर्टिलरी, रॉकेट्स, इन सब की कमी है, और यूक्रेन वार ने ये एक्सपोज कर दिया। यूरोप के पास में तो कमी है ही है, यूएसए के पास में भी बहुत जबरदस्त कैपेसिटी नहीं है। यूएसए ने यूक्रेन को लाइसेंस दिया था कि भाई पैट्रियोटिक मिसाइल आप बना लो अपने देश में, लेकिन ये इनसफिशिएंट है। और अब तो देखो, जैसे यूरोप है, यूरोप ने अपना डिफेंस बजट 5% तक लाने का कमिटमेंट किया है, तो अब तो और ज्यादा यूएस के पास में कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसलिए यूरोप के पास में क्यों कम, यूएस के पास कम क्यों हो जाएगी? क्योंकि यूरोप और ज्यादा परचेज करेगा यूएसए से, क्योंकि इनके पास तो कैपेसिटी है नहीं, ये यूएसए से परचेज करेंगे, यूएसए के पास में उतनी है ही नहीं। तो ओवरऑल इवन यूरोप और यूएसए के पास में मिला के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत कम है, और इसका नुकसान हमें भी होता है। आप बोलोगे सर हमारा क्या लेना देना? हमारा लेना देना है, देखो जैसे हमें ना तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन चाहिए था, इन्होंने दिया ही नहीं। दिया नहीं इसलिए नहीं दिया क्योंकि भाई इनके पास में इतने सारे ऑर्डर पड़े हैं, कहां से बनाएंगे? ये मोनोपोली है कुछ ही कंपनीज की, इनके पास सालों के ऑर्डर पहले से पेंडिंग पड़े हैं, इनके पास में कैपेसिटी नहीं है उन वेपन्स को बनाने की। और जब देखो मोनोपोली होती है ना मैन्युफैक्चरर की, तो वो मनमाने दाम वसूलता है। अभी जो मार्केट है वो बायर मार्केट नहीं है, सेलर मार्केट है। मतलब इतने कम मैन्युफैक्चर करने वाले हैं कि वो सीधा बोल सकते हैं लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ, सीधी बात है, हम बार्गेनिंग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट में प्लेयर्स ही कम है मैन्युफैक्चरिंग करने वाले। तो भाई इंडिया को ना जबरदस्त आत्मनिर्भर होना पड़ेगा इस मामले में, क्योंकि हम दूसरों के हथियारों पर निर्भर नहीं हो सकते। जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हमें हमारे देश में डेवलप करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे सारे जो सप्लायर है ना ओवर स्ट्रेस्ड हैं। हमें न्यू एज वेपन्स चाहिए, जैसे ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले वेपन्स, साइबर इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर वाले वेपन्स, रिजिलियंट नेटवर्क चाहिए। तो सेल्फ रिलायंस अब एक चॉइस नहीं है, ये बहुत जबरदस्त इंडिया की मजबूरी है, इसे इंडिया को समझना पड़ेगा। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो आप आंसर्स में यूज कर सकते हो। क्वेश्चन आपको दिखा लेता हूं, ये 2023 में पूछा था क्वेश्चन, ये पोटेंशियल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको अटेम्प्ट करना है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।